आप लोग ना ग्राफ पेपर लेके आओगे क्या? एक दिन सिखा देंगे। 4 विधियों से हल किया जाता है प्रश्न को। 3 विधि तो बीजगणित वाला सहारा लेकर के, एक बीजगणित खंड विधि, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, और ग्राफ के द्वारा भी हम हल कर सकते हैं। किसके द्वारा? ग्राफ विधि के द्वारा। ठीक, देखो प्रश्नावली कितना? 3A। डॉक्टर मनोहरे बुक। और क्या है? हाँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कक्षा 9 में आपने 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वहाँ तक यहीं पढ़ा था। रैखिक समीकरण बस यहीं तक पढ़ा था कक्षा किस में? 9 में। लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़ा था, जानते हो क्या? युग्म। वहाँ जाके देखना आज। अच्छा, आप लोग आज जाना और कक्षा 9 का किताब खोलना और देखना 2 चर वाले रैखिक समीकरण तक लिखा है कि युग्म भी लिखा है। वहाँ आपको क्या नहीं मिलेगा देखने को? युग्म देखने को नहीं मिलेगा। जाके आज देखना एक बार, पक्का देखोगे ना? किताब सबके पास है? हाँ, देख के आना। ये 24-25 नया वाला किताब है जो एकदम नया पैटर्न का है, वही पढ़ा रहे हैं ना। पुराना होगा तब भी चलेगा। कुछ प्रश्न आपको नई किताब में नहीं मिल जाएंगे और कुछ प्रश्न पुरानी किताब में ज़्यादा भी हो सकता है। लाओ किताब लाओ। देखो कल आपको बताए थे जो 2 चर वाला होता है, 2 चर यानी x y कुछ भी हो, लेकिन कितने चर होने चाहिए और घात कितनी होनी चाहिए? 1। घात कितनी होनी चाहिए? तो 2 चर वाले रैखिक मतलब घात क्या हो? 1 हो। ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर हो और घात 1 हो और युग्म यानी जोड़े में हो, तो उसे हम कहते हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। देखो जैसे आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखवाए थे, समीकरण क्या होता है? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होता है, माने 2 चरों का व्यापक समीकरण क्या होता है? लिख दें क्या? 2 चरों वाला व्यापक समीकरण। 2 चर वाला व्यापक समीकरण है। बात मत करो। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण है ना। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण, ऐसे लिख लेना। यही पूरा लिखना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण। ये होता क्या है जानते हो? ऐसे a1x वास्तव तो एक ही होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर कितना? इसी से तुलना करेंगे। लेकिन यहाँ आगे लिखा क्या है? युग्म। तो इसीलिए इस युग्म को बनाने के लिए हम a1 b1 और क्या लिख लेते हैं? c1 और a2 x प्लस b2 y और प्लस c2 बराबर कितना? 0। ये है। इसके लिए 3 प्रतिबंध लिखाए थे और ये 3 प्रतिबंध आप नोट करके स्टार लगा के याद कर लेना। बहुत पक्का एक प्रश्न यहाँ से फंसता है हर साल। कहता है p का मान बताओ, k का मान बताओ, यदि रेखाएं समांतर हैं तो कंडीशन याद रहना चाहिए। देखो 3 रेखाएं 3 तरीके की हो सकती हैं। उसके अतिरिक्त अगर कोई हो तो आप बताना। इसके अलावा अगर आप कुछ सोच पा रहे हो तब बताना ना। आप चाहे जो बोलोगे हम लिखेंगे, लेकिन आप सोचना। जैसे एक रेखा तो ऐसे दिख सकती है, यानी 2 रेखाएं हों, दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं क्या कर दें? काट दें। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं कहीं नहीं काटे, कहीं भी नहीं काटें। देखो ये है, ये रेखाओं को आप आगे कितना भी बढ़ा दोगे, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होगी, बराबर होगी। और एक ऐसी रेखा हो सकती है जैसे ये रेखा है और इसी के ऊपर से निकल जाए, यानी आपको 2 रेखा नहीं बल्कि कितनी हो? एक ही रेखा हो। 2 रेखाओं के क्या क्या शर्त हो सकते हैं? इसके अलावा आप बताओ, अगर 2 रेखाएं हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? हो सकता है दोनों की दोनों रेखाएं कहीं न कहीं क्या कर दें? काट दें। मान लो एक रेखा ऐसे गया और एक रेखा इधर से कहीं से ऐसे जा रहा है, तो देखो कहीं न कहीं क्या करेगा?
कहीं न कहीं जरूर काट देगा। तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं जरूर काटें। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं तो एक कभी काटेंगी नहीं काटेंगी। और तीसरा ये कंडीशन हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक ही हो जाएं ना। ये कब होगा, ये कंडीशन समझो। देखो ये समीकरण इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा A1 अपान A2, A1 अपान, ठीक से लिखेंगे, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ऐसे ही A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। और यहाँ इस वाले में A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है ना। जैसे देखो इसमें कोई भी मान बराबर नहीं होगा, कोई बराबर नहीं होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल हम लिखें, इस वाले के एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं 3x + 4y बराबर 9 ना, और 4x + 5y बराबर 7। यहाँ से A1 बताओ कितना है। A1 है 3। देखो तुलना करेंगे तो A1 यानी कौन 3, B1 यानी कौन 4 और C1 यानी कौन 9। -9 होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस। लेकिन माइनस समझ रहे हो ना, ये जब 9 इधर लाओगे बराबर के तो क्या लग जाएगा माइनस। तो यहाँ C1 का मान आएगा -9। ये 7 जब इधर लाओगे बराबर के तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ऐसे ही देखो A2 का मान कितना आया, A2 बराबर 4, B2 बराबर 5 और C2 बराबर -7। अब ये बताओ 3/4, 4/5, 9/7 आपस में बराबर होगा? कोई भी मान बराबर है न तो 3/4, न तो 4/5, न तो 9/7। तो ऐसा देखोगे तो आप क्या लिख दोगे, दी गई रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ऐसे को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, अगर A1/A2 बराबर इज नॉट इक्वल टू B। अब अगर लिखना ही चाहें तो 3/4 और बराबर 4/5 ये बराबर होगा नहीं होगा। ऐसे ही 4/5 के बराबर 9/7 होगा नहीं होगा। तो बताओ इसमें से कोई आपस में बराबर है क्या, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है। जब तीनों के तीनों मान बराबर ना हो तो हम डायरेक्ट लिख देंगे रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल और केवल कितना हल होता है, एक हल। कितना, एक हल। कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे, तो कितना हल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ इस वाले में जब दोनों रेखाएं कहीं मिलेंगी ही नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी, हल ही नहीं होगा। जब मिलेंगी नहीं तो हल कैसे निकालोगे, तो इसका कोई हल नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसे क्या कहोगे, ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। क्या हैं, समांतर। और एक और है, ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी। ये कैसी है, सोच लेना। और ये वाला देखो, अब ये बताओ हर जगह ही काट रही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, माने ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ काटे नहीं। दोनों रेखाएं हर जगह काट रही हैं, माने उसी के ऊपर है, यानी दोनों का मान क्या होगा, हर जगह पे समान रहेगा। यानी इसका कुछ पता नहीं कितना हल होगा, अनेक हल। कितना हल, अनेक हल। कौन सा कंडीशन है जानते हो, अभी आप समझ नहीं पाएंगे। अनेक हल, अनेक हल यानी कैसी रेखाएं हैं ये, संपाती। क्या है, संपाती। अब आप समझो इसका अनेक हल क्यों हुआ। इसका अनेक हल इसलिए हुआ, देखो इसका समीकरण हम लिख रहे हैं तब आप समझ पाओगे। x + y बराबर 2 और 2x + 2y और बराबर 4। देखो ये आपको 2 दिख भले से रहा है लेकिन है एक ही। अगर हम यहाँ से 2 निकाल लें कॉमन तो 2 यहाँ से भी निकल आएगा और 2 दूना ऊपर वाला बन जाएगा क्या। और नहीं समझ में आया तो देखो इसके पास क्या है, 1, इसके पास भी क्या है। तो ऊपर से बताओ A1 का मान क्या है, 1, और A2 का मान क्या है, 2। 1/2। यहाँ बताओ A1 का मान 1 और A2 का मान 2, B1 का मान 1, B2 का मान।
यहाँ 2 और यहाँ 2 दूना कितना आ जाएगा 1/2 ये भी 1/2 ये भी 1/2 ये भी, तीनों मान क्या आ गया समान। तो इसका मतलब ये 2 समीकरण है ही नहीं। कितना समीकरण है? एक ही समीकरण। अरे भैया अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो वही हो जाएगा क्या? तो 2 समीकरण है ही नहीं। कितना समीकरण होता है? एक। अब बताओ अगर आपको हम एक समीकरण दे दें ये x + y = 4 कहें तो बताओ x का मान क्या होगा? तुम 1 मानोगे और इसको 3 मानोगे, कोई 2 माने इसको भी 2 मान ले। बताओ कितना हल निकलेगा इसका? 1 निकलेगा। कुछ पता नहीं, असंभव कहीं कितना मान निकलेगा। बहुत जितने लोग हो सकता है x को तुम कहो 1 है सर जी, तो y क्या हो जाएगा? 3, 3 और 1। अगर वो कह दे सर जी x को 2 मानिए तो y भी क्या हो जाएगा? 2, 2। यहाँ x को आप कहो 5 मान लो और इसमें -1 कर दो, 5 में से 1 जाएगा 4। अब तुम कह दो 100 और यहाँ कह दे -96, 100 में 96 जाएगा, क्या है? तो बताओ कितना हल होगा इसका? अनेक हल होगा। तो इसका अनेक हल तो ये नहीं देगा, स्टार लगाना है आपको इस पे। यहाँ से प्रश्न पूछता है, कहता है k का मान बताओ या p का मान बताओ। हर साल ये देता है, इसको याद करके रखना, ये कंडीशन याद कर लेना। समांतर के स्थिति में कौन बराबर होता है? a1/a2 = b1/, और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1/c2 से हमको कोई मतलब है ही नहीं। तो आपको देगा कि 2 रेखाएं समांतर हैं तो p का मान ज्ञात करें। यदि 2 रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं तो p का क्या ज्ञात करिए? और p का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है समीकरण। तो आप क्या करोगे? a1 निकाल लोगे, a2 निकाल लोगे, b1 निकाल लोगे और तिर्यक गुणा कर दोगे। यहाँ मान लो a1 का मान 2 आया और b1 का a2 का मान k आया और यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, तिर्यक गुणा कर निकाल लोगे कि नहीं? बस अभी देखो आएगा प्रश्न। तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट था। इतने में अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो बताओ। और ये प्रतिच्छेदी रेखा कैसे पता चलेगा, कैसे समांतर पता चलेगा, कैसे संपाती चलेगा? जब हम ग्राफ खींचेंगे तब। ग्राफ खींचेंगे तो पता चलेगा। जैसे मान लो हम यहाँ x अक्ष और y अक्ष ले लें, ऐसे जब लेंगे हम, घबराओ मत, ऐसे देखो। अभी आप ग्राफ पेपर लाना तो बताएंगे ये है। अब मान लो कोई बिंदु 0,0 से जा गया या फिर कोई यहाँ से गया। एक देखो, एक यहाँ 3 था, यहाँ 4 से, 3, 4 से होके एक रेखा यहाँ से गुजरी और एक रेखा यहाँ से गुजरी। बताओ दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। इसका कोई हल होगा? नहीं, कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी मिलेंगी ही। जब मिलेंगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा। जब मिलेंगी ही नहीं तो कोई हल ही नहीं होगा। बोलो, समझ गए? अरे यार, जब कोई, जैसे आपने पानी खुलाया ही नहीं तो पैसा क्या दोगे? पानी आपने अपने खेत में खुलाया ही नहीं भरने के लिए तो पैसा दोगे? जब ये दोनों मिलेंगे ही नहीं, पाइप बिछाई छोड़ द, पानी ने चालू कर, तो कोनो मतलब हुए? तो इसका कोई हल है? जब मिलेंगी ही नहीं तो कोई हल ही नहीं है। बस उतारो इतना। तब हम लोग प्रश्न करते हैं, ग्राफ खींचना आपको सिखाते हैं। अगर ग्राफ पेपर कल लाओगे ना तो कल हम ग्राफ सिखा देंगे कैसे हल किया जाएगा ग्राफ को। चलो देखो, एक प्रश्न हम कराते हैं ग्राफ को हल करना। ध्यान से समझना ग्राफ को कैसे हल करते हैं। हाँ, पहला ये उदाहरण है। अगर आप देखना चाहो तो आपके उदाहरण में दिया भी है, इसका हल भी है, लेकिन हल से हमको लेना देना नहीं, आपको समझाने से मतलब है। हम एक उदाहरण लेके समझा दे रहे हैं, उसके बाद अगर आप कहोगे तो ग्राफ देखो हम ज़्यादा इस पे बनाएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बन रहा है। वीडियो में बहुत ज़्यादा ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने में कम से कम अभी देखना 15 मिनट लगेगा एक ग्राफ बनाने में। अब 15-15 मिनट रोज बताएंगे 3 सवाल में तो पूरा टाइम बीत जाएगा ना। तो एक ग्राफ बता दे रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हुई तो हम एक क्लास एक दिन ले लेंगे और ग्राफ आपको और अच्छे से बता देंगे। आज समझना, अगर एक बार आप समझोगे, हाँ एक बार अगर आप समझ लिए तो हमको नहीं लगता कि दिक्कत होगी। ठीक, तो समझने का प्रयास करो। उदाहरण दिया है, अगर आप देखना चाहो तो आपके यहाँ उदाहरण है भी। यहाँ 2x + 3y बराबर है कितना? 9। ये बताओ कितने चर का रैखिक समीकरण है? कितने चर हैं? 2 चर हैं, एक x और एक 2 चरों का। रैखिक क्यों कहते हैं? तुम बताओ, पानी पीने वाली, इसको रैखिक क्यों कह रहे हैं? ये 2 चर तो है लेकिन रैखिक क्यों है? हाँ बोलो तुम।
ये दो चर तो हैं, लिखा है ना दो चर वाले रैखिक। रैखिक क्यों कह रहे हो? हाँ, इसकी घातें कितनी हैं? एक एक हैं। तो दो घात होता तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण, अभी दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर दो घात रहता तो द्विघात समीकरण। कितना घात है? तो दो चर इसलिए हैं क्योंकि इसमें x और y है। रैखिक क्यों है? इसकी घात एक एक है। इसकी घात, दोनों चरों की घातें क्या हैं? एक एक। ध्यान से सुनना, हम जो कह रहे हैं कि इसको दो चर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें दो चर मौजूद हैं, एक x और एक y। रैखिक क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि इन दोनों चरों की घातें क्या है? आगे लिखा है समीकरण। समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या लगा है? अब आगे युग्म। अभी युग्म नहीं है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अभी ये एक ही समीकरण है। युग्म माने होता क्या है? जोड़ा। तो समीकरण एक ही बा कि जोड़े में बा? एक ही बा। अब दूसरा लिखत है, अब ये 4x + 6y बराबर 18। अगर इसको ध्यान से देखो तो दो रेखा बनेगी ही नहीं। कितनी रेखाएं बनेंगी? क्यों? 2 दूना 3 दूना 9 दूना 1/2 1/2 1/2। संपाती रेखा है क्या? यानी जब ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ पे दो रेखाएं नहीं बल्कि कितनी रेखा होगी? एक ही रेखा होगी। अब कितनी रेखा? एक। अब करते क्या है देखो, ऐसे बनाते हैं ये बॉक्स, ठीक। ये 3 वैल्यू तक सोचना है। यहाँ लिख लेना है x, यहाँ y, 1 डिब्बा 2 3। ये ऐसे ही ये पहले समीकरण के लिए है, ये पहले वाले के लिए, और दूसरे के लिए हम यहाँ बगल में लिख ले रहे हैं क्योंकि ग्राफ भी खींचना है हमको, ठीक। ये इसमें यहाँ x और यहाँ y, ठीक, x और y, 1 2 और 3, सही है। अब देखो यहाँ यहाँ पुट करो, पुट करना चालू करो। ऐसा पुट करो, हम पहले x बराबर 0 पुट कर लेते हैं। जब यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 3y बराबर क्या? 9। तो 3 तियाँ, तो y बराबर आ जाएगा 3। नहीं समझ में आया क्या? जब x की जगह क्या रख रहे हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 3y बराबर क्या बचेगा? 9। तो 3 तियाँ, तो y का मान क्या आ जाएगा? 3। रख के दिखाएं क्या? ऐसे जैसे 2x है और प्लस 3y और बराबर क्या है? 9। x की जगह हम 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 3y। 3y बराबर क्या? 9। तो 3 तियाँ, तो y बराबर कितना? 3। तो y का वैल्यू आ गया कितना? 3। सही है। अब रखो 6। अब यहाँ रख लो कितना? 6। तो यानी 3 रखो, 3 दूना, अब y की जगह रखो 3। कितना रखेंगे हम लोग? 3 रखेंगे, ठीक। हाँ, x की जगह 3 रख लो। ऐसा रखो जैसे उस तरफ जाने दशमलव ना आए। अपने मन से सोच सोच के रखना, कुछ भी रख लो, आप कुछ भी रख लो। जैसे हम देखो यहाँ अब दूसरी बार क्या रख रहे हैं, इसमें हम x की जगह पे, अब x की जगह पे हम 3 रख रहे हैं। तो 2 × 3, 2 तिहाई 6 + 3y बराबर कितना? 9। अब यहाँ 3 दूना, तो 3y बराबर 9 और ये +6 है, उस तरफ जाएगा तो 3y बराबर आ जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1। जब आप x की जगह 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो, कहीं दिक्कत नहीं? अब आप बताते जाना, कहीं दिक्कत होगा तो आप बताना, हम फिर से बता देंगे। हाँ, कौन 1? अरे भैया ये क्या आया y का मान? तो वही तो रखे हैं। जब आप x की जगह पे क्या रख रहे हो तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। जब x की जगह पे आप 3 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 1। देखो और दिया है। अब जब x की जगह पे आप 6 रखोगे, क्या रखोगे? 6। आप कुछ नहीं, एक जगह रखोगे दूसरा मान आ जाएगा। आपकी किताब में दिया है, देखते क्यों नहीं? x की जगह हम 6 रखें तो 6 दूना 12 + 3y बराबर क्या? 9। अच्छा ये बताओ 3y बराबर 9 - 12, 9 माइनस,
तो 12 देखो 3y बराबर 12 में से 9 घटाएंगे -3, 3 एक क्या, तो y का वैल्यू आ जाएगा -1। अब बताओ x की जगह पे रख क्या रहे हो 4, तो यहाँ रख दिए हम 4, तो यहाँ आ जाएगा कितना, बोलो सही है। ये आप पहला समीकरण हल कर लिए। आप पूरा लिखना चाहो तो लिख लिख के जैसे हम बता रहे हैं ऐसे पूरा लिख लेना, ठीक। अब आपको देखो दूसरा वैल्यू पुट करना है यहाँ पर देखो क्या क्या मानना है। अब आप सोचेंगे सर जी हम कैसे पता करें क्या माने न, तो इसका बहुत सारा मान संभव है। चाहे जो मानोगे हर मान के लिए सत्य हो जाएगा, चाहे जो मानोगे, क्यों, क्योंकि एक ऐसा रेखा है संपाती, संपाती के लिए हर मान संभव है। x का चाहे जो मान मान लो, y का आ ही जाए, 5 रखोगे x की जगह, तो x की जगह 5 रखोगे तो y कुछ न कुछ वैल्यू आ ही जाएगा न। जैसे x + y = 3 है, तो x को 1 मानोगे तो y 2 हो जाएगा। चाहे जो मानोगे y का वैल्यू आता जाएगा, क्यों, क्योंकि संपाती है। प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा का फिक्स हल होगा, इसका कोई फिक्स हल नहीं होगा। समांतर का तो कोई हल ही नहीं होगा, प्रतिच्छेदी का एकदम फिक्स हल होगा, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आपकी किताब में जैसे दिया है वैसे कर दे रहे हैं, 1.5 दिया है, x की जगह 1.5 कहा है, मान लो x की जगह कितना मान लो, तो 1.5। क्यों 1.5 मान रहा है जानते हो, क्योंकि दशमलव का गुणा जब करेंगे हम 4 के साथ तो 0 हो जाएगा। देखो जैसे अब दूसरे समीकरण में हम रख रहे हैं x की जगह क्या रखना है, 4 × 1.5, 1 कितना प्लस 6y = 18। हम इसलिए दशमलव वाला मान रख रहे हैं क्योंकि 15 चौका 60, 6 आ जाएगा। अरे 15 चौका 60, यानी ऐसे लिखोगे कितने अंक पे दशमलव, अरे पागल कई अंक पे है, तो एक अंक पे लगाएंगे तो केवल क्या बचेगा 6। 18 में 6 घटाएंगे 12, और 6 से 12 कट जाएगा क्या, 6 दूना, ऐसा सोचना है कि जिससे कट जाए ना। अब कट जाए एकदम अच्छे से। अब देखो हम यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 6 ना, ये 6 आया, प्लस 6y बराबर कितना 18, तो 6y बराबर 18 - 6 कितना 12, तो y बराबर 2, y बराबर कितना आ गया 2। अब यहाँ हम जब 1.5 रखे हैं तो y का मान आ गया है 2। अब अगर हम यहाँ देखो 1.5 के बाद 2 नहीं रख सकते, जब x की जगह 2 रख लोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना 18 में से 8 जाएगा, क्या आएगा 10, 10 6 से कटता है नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। अब 3 रखने पे दिया, 2 रखने पे दिक्कत है, 2.5 रखो। जब 2.5 चौका 25 चौका 100, यानी 5 आ जाएगा, और 18 में से 5 घटाएंगे कितना 13, 13 6 से कटेगा नहीं। सोचना है जैसे हम कह रहे हैं। अब 3 रखो, x की जगह क्या रखो 3, जब 3 रखोगे तो 4 तिहाई 12, जब यहाँ हम 3 रख लेंगे तो 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12, और 18 में से 12 जाएगा कितना आएगा 6। तो यानी जब हम 3 रखेंगे तो काम बन जाएगा। जब हम 3 रखेंगे यहाँ तो 4 तिहाई 12, 18 में से 12 घटाएंगे 6, और 6 में 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक। अगला अब 3 के बाद 4 रखो, जब यहाँ 4 रखोगे 4 चौके 18 में से 16 घटाओगे 2, 18 में 16 घटाओगे 2, 2 से 6 घटाओगे घटेगा नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा सोचना है अपने आप से ना। इसमें 4.5 रखा है, कितना 4.5, 4 × 4.5 प्लस 6y बराबर 18। अब कटाओ, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, और 2 18 आ गया, प्लस 6y बराबर 18। देखो 18 में से 18 जाएगी 0, तो 6y बराबर 0, तो y का वैल्यू भी आ जाएगा कितना 0। जब 4.5 हम पुट करेंगे कितना 4.5, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक। और एक वैल्यू पुट कर लो, इसमें 3 रखा है, तीनों रख लो, 9 रख लो। हाँ जो वहाँ माने हो, यहाँ x की जगह 9 रख लो, 9 पचे 9 चौके 36। देखो 9 रखोगे तो 9 का गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा, x की जगह क्या रहेगा, ये x का मान है ना, 9 रख रहे हैं, 36 प्लस 6y बराबर कितना 18, और 36 घटा हुआ 6y बराबर 18 - 36।
18 में 36 घटा हुआ 18 है, तो माइनस में 18 आएगा। क्यों? क्योंकि 36 बड़ा है। 6 छाक y बराबर कितना, 6 त्रिक 18 ना, y बराबर आ जाएगा -3। जब y x की जगह 9 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। अब आप कहेंगे सर जी आप कैसे मान ले रहे हैं, तुम भी चाहे जो मानना, x की जगह चाहे जो मान लेना, चाहे जो, लेकिन ऐसा मत मानना गुड़ाई करने में परेशान हो जाओ। जैसे मान लो 50 आप मान लिए, 0 से चालू करना, 0 1 2 3 4 कुछ भी मानना, और ये प्रयास करना कि जो y का वैल्यू आया दशमलव में ना। दशमलव में देखो यहाँ आया, कहीं यहाँ आया नहीं, x का भी मान आ सकता है दशमलव में, y का भी मान, लेकिन आप प्रयास करना कि y वाला वैल्यू दशमलव में ना आए, थोड़ा आसान रहेगा ना। जैसे हम बताए हैं कि अगर यहाँ मान लो हम जैसे यहाँ 2 रख देते, 4 दूना 8, 18 में से 8 घटा देते तो 10 आता, 10 6 से कटता नहीं, हो तो जाता लेकिन कटता नहीं, फिर आपको सोचना पड़ता दशमलव। अब करो, इसको ग्राफ पेपर पे बनाओ। ये है ग्राफ, ठीक। ये हम देखो अंतिम y का वैल्यू अधिकतम कितना है, 3। 1 देखो यहाँ और ऊपर बनाओ, 1 2 3, 1 2 3। x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 तक गए हो ना, 8 9, ठीक। अब ध्यान से देखना, बात मत करो। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 3। ये है 0, x का वैल्यू ये क्या है 0, और y का वैल्यू ये क्या है, ये अच्छा ऊपर है, ये तो 2 ही है ना, ये 3 है, ये है, ये 0,3 है, ये क्या है 0, यानी x का मान 0, y का मान 3। पहले x को लिखते हैं, बाद में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, ये 0,3 है, ठीक। अगला क्या है 3,1, x की जगह 3, 1 2 3, और y का वैल्यू कितना 1, यानी ये देखो ये है, यही है कितना 3,1। x की जगह पे कितना खाना गए हो, ये कौन सा खाना है 3, और ये कौन सा खाना है, तो 3,1 हो गया, सही है। आगे 4,-1, x का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ये है 4, और -1 ये होगा, ये 4,-1। यहाँ देखो नीचे गए ना माइनस, क्योंकि यह y का मान नीचे निगेटिव होगा, तो ये क्या है 4, पहले वाले का काम हो गया क्या, सही है। अब आप देखो ये 3,1 थोड़ा और इधर होगा, जब अच्छे से बनाओगे तो सब इधर आएगा, ये 3,1 यहाँ होगा, यहाँ आपके पास ग्राफ रहेगा, घबराओ मत, फित्ता रहेगा, ग्राफ रहेगा एकदम करेक्ट आएगा, ठीक। आगे देखो इसमें क्या है 1.5 है, और यहाँ 2, 1 है, ये 1 से थोड़ा सा और ज़्यादा करोगे क्या हो जाएगा 1.5, और ये क्या है 2, तो 1.5,2 यानी ये हो जाएगा क्या बिंदु, ये सही है। ये आगे ये क्या है 1.5,2, फिर क्या लिखा है 3,1, 3,1 बना चुके हो, क्यों, क्योंकि यहाँ 3,1 था, यहाँ भी है। 4.1 देखो 1 2 3 4, और यहाँ 4.5 आएगा, ठीक। और क्या है, और 0 है, y का वैल्यू 0 यही है, तो कोई मतलब ही नहीं निकला इसका ना, यहीं पे रह गया। अब अगला क्या है 9,3, ये है कितना 9, और ये है कितना -3, ये -3 आएगा यहाँ, 9,-3 ये। अब इन बिंदुओं को क्या करो आपस में, इनको सबको क्या करो मिला दो। अब देखो एकदम सीधा आएगा बिंदु, ये वाला बिंदु जैसे दिख रहा है ना, ये जब मिलाओगे देखो यहाँ से होके जाएगा, यही है इसका क्या ग्राफ। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है, ये ग्राफ दिखा बिल्कुल, देखो ये दिख रहा है, यहाँ गया है 3,0 से, फिर 1.5 से बिंदु से, फिर 3 वाले बिंदु से गया है, फिर 4.5 से होके गया है, फिर 6,-1 से गया है, फिर आगे गया है 9,3, किससे समझ गए।
अब आप हमारा थोड़ा बहुत छोटा बड़ा क्यों बन गया जानते हो? क्योंकि हम बोर्ड पे बनाए हैं और रैंडम बनाए हैं। अब ये जरूरी है एकदम फित्ते से नापोगे तो ये वाला बराबर ही आएगा? छोटा बड़ा होगा कि बड़ा बराबर आएगा? छोटा बड़ा न? तो सभी बिंदुओं को आपको क्या कर देना है? मिला देना है सभी बिंदुओं को। तो यही बन जाता है क्या? ग्राफ। समझ गए? अब आप ये सोचो, जैसे आप ये कह सकते हो सर जी हम कैसे क्या माने, तो तुम चाहे जो मानना, ये जरूरी नहीं कि चाहे जो हम माने यही मानना। लेकिन अगर आपको ये दिख जाए, ये देखो कैसी रेखा है, संपाती है, कहाँ से पता चल गया? A1 बटे A2, 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/, और 9/18 यानी 1/2, 1/2, यानी रेखा जो बनेगी कितनी बनेगी? 1 बनेगी। ठीक, अगर मान लो दूसरा रहा होता समांतर रेखा, तो समांतर रेखा तब कितनी रेखाएं बनती? 2। समांतर अगर होता, संपाती मतलब एक रेखा यही है, एक इसी के ऊपर से गुजरेगी तो पता ही नहीं चलेगा। और समांतर मतलब एक रेखा ये है और एक रेखा यहाँ। समांतर कैसे पता करते? समीकरण को देख करके। समीकरण देखते तो पता चल जाता कि ये कैसी रेखा है? समांतर। A1/A2 बराबर होता B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर, तो हम जान जाते कि रेखा जो बनेगी कैसी बनेगी? समांतर। इसका मतलब एक रेखा नहीं बल्कि कितनी रेखाएं बनेंगी? और अगर मान लो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता, तो हम समझ जाते कि रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। इसका मतलब इसमें भी कितनी रेखा बनानी पड़ेगी? 2 रेखाएं रहेंगी तभी तो काटेंगी। अकेली रेखा खुद को काटेगी? ऐसे खींचो कभी काटेगी? एक रेखा ऐसे रहेगी, एक रेखा ऐसे, तब जाके क्या कर देगी? तो इसका मतलब संपाती में केवल एक ही रेखा बनेगा और समांतर और प्रतिच्छेदी में 2 रेखाएं बनेंगी। और आप हल करके उत्तर वैसे देख लेना, फिर पुट कर लेना। ठीक, उतारो, हम अभी और तरीका बताते रहेंगे आपको। पहला क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 3A का। इसमें ग्राफ भी कहा है, हम ग्राफ भी बता देंगे अगर आप कहोगे तो, कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान से समझना, किताब होना चाहिए आपके पास। किताब खोल लो। जो वीडियो देखने वाले हैं, जब तुम लोग दोबारा कभी वीडियो देखना तो क्या करोगे? किताब खोल कर रख लेना सामने। ये नहीं कि बिना किताब खोले तुम समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे। भाषा वाली प्रश्न है। कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी 2 लोग हैं, एक आफताब है, आफताब, नाम है ना सर? हाँ, और पुत्री। आफताब है, उसकी कौन है? पुत्री। देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो आफताब की उम्र मान लो x वर्ष। आफताब की उम्र हम मान लिए क्या है? x। और उसकी पुत्री की उम्र हम क्या मान लिए? y। 2 चर हैं तो एक को x मानो, एक को y। अगले चैप्टर में हम लोग एक ही मानेंगे, x ही x आएगा तब देखना द्विघात समीकरण में। अभी आपको दोनों चर मानना है। कह रहा है आफताब अपने पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व कहे पहले। अब ध्यान से समझना, जैसे मैं तुमसे कहूँ आज तुम्हारा उम्र 15 साल है, तो 7 साल पहले कितने साल का रहो? 8 साल का। तो का हो गया है? उम्र का हो गया? बढ़िए घट गया। तो यानी जब पहले चलब, जब पीछे चलोगे तो उम्र क्या होगा? घट जाएगा। और जब आगे जाओगे तब, जैसे आज तुम कितने साल की हो? मान लो 15, तो जब 12 में जाओगी तो 2 साल बाद जाओगी, तो 2 साल बाद तुम्हारी उम्र कितना हो जाए? 17। का हो गया? बढ़ गया। तो जब बाद कहेगा तो बढ़ जाएगा, और पहले कहे तो घट जाए। पहले मान ले लड़कई में, और बाद यानी अभी उम्र बढ़ रहा है जो। समझ गए? हाँ, जब फेल हो जाएगी गधा तो अगले साल जोड़ ले। हाँ तो हम जो समझा रहे हैं, जैसे पहले कहे तो घटेगा, बाद में कहेगा तो। आप ध्यान देना, जैसे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर पहले कहे तो घट जाएगा, बाद में कहे तो बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताओ, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था न। जितना इनकर पुत्री का आयु रहा ओकर कई गुना? 7 गुना। तो शर्तानुसार देखो
शर्त के अनुसार, शर्तानुसार। शर्त में क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझो। शर्त में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो आफ्ताब मान ले x है, तो करे पुत्री का कई गुना 7 गुना। मान लो पुत्री 3 साल का रही, कई साल का पुत्री की उम्र मान लिया कई साल, 7 3, तो बाबू कई साल खोइए तो कई साल का, तो कई गुना हो गया 7 गुना हो गया कि नहीं। अरे भैया ध्यान सुनो, वाई कौन है पुत्री की आयु। अगर मान लो पुत्री 2 साल का बा, कितने साल का, तो 7 दूनी, तो पिताजी 14 साल का है, तो कई गुना है। अगर पुत्री 2 साल का बा, ऐसे हम रैंडम बताओ थे। मान लीजिए पुत्री 2 साल की है, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 2, क्योंकि पुत्री की उम्र क्या है 2। अब बताओ अगर पुत्री 2 साल की है तो x का मान बताना है, तो x बराबर 7 गुणे 2, 7 दूना, तो बतावा ये 14 साल के हैं पिता, पिता कई साल का हैं, तो बतावा अगर पुत्री 2 साल का बा और पिता 14 साल का हैं तो कई गुना है न ये 7 गुना 2 सते। तो यही तो कहे बा कि 7 साल पूर्व, कई साल पूर्व, यही कहा है कि दूसरा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था 7 गुनी आयु का। ठीक, हाँ अभी रुक जाओ, अभी ये 7 वर्ष पूर्व है, ये 7 वर्ष पूर्व की बात है। यहाँ ध्यान समझोगे तब समझ में आएगा। आफ्ताब की उम्र मान लो क्या है x है, और पुत्री की उम्र क्या है y। तब पहले क्या कहा है 7 वर्ष पूर्व, तो ये बताओ 7 वर्ष पूर्व क्या होगा 7 साल पहले। तो 7 साल पहले जैसे मान लो मैं आज मान लो 25 साल का हूँ और आप मान लो 15 साल के हो, तो 7 साल पहले आप कितने साल के हो जाओगे 10 साल पहले। अरे भैया जैसे आप 15 साल के हो और मैं 25 साल का हूँ, 10 साल पहले दोनों की उम्र क्या हो जाएगी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ दोनों का 10 साल घट गया क्या। तो उम्र हमेशा दोनों का घटेगा, ये नहीं कि एक घट गया एक वैसे रहे। जैसे दोनों लोग, जैसे हम दोनों लोग बढ़ेंगे तो 10 साल बाद हमारा उम्र मान लो 40 हो जाए 50 हो जाए, तो तुम्हारा भी उम्र 10 साल बढ़ेगा। और 10 साल पीछे अगर चलोगे तुम्हारा भी उम्र क्या होगा घटेगा, है कि नहीं। तो यानी 7 साल पूर्व आफ्ताबो 7 साल कम हुई ही और उनका पुत्री 7 साल कम होगी, सही है कि नहीं। तो यानी ये 7 वर्ष कम कौन होगा पापा, और 7 साल के कम हुए पुत्री। और कहा था ओकर कई गुना बहन, प्रश्न में कहा है 7 वर्ष पूर्व। आज अगर दोनों x y वर्ष के हैं तो 7 साल पूर्व इनहु 7 साल कम हुई ही, इनहु 7 साल कम हुई ही, तो 7 साल इनहु कम कर दिया, 7 साल इनहु कम कर दिया। अब कहा था कई गुनी 7 गुना, पुत्री का कई गुना 7 गुना। अब घटाओ इसको, तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सते 49, सही है। अब इधर लाओ, तो x ये हो जाएगा और ये 7y माइनस में 49 में से 7 घटाओगे, का 49 यहाँ कहती जब आयत का हो जाए प्लस 49 में से 7 घटाओगे क्या आएगा 9 में से 7 जाए 2 42, प्लस में क्या हो जाएगा बराबर क्या 0। ये समीकरण नंबर कौन बन गया बोलो, दिक्कत है क्या। हाँ भाई ये 107 साल है, यही समझावा हम। अब यही इसीलिए हम अपना उदाहरण लिए तुम्हारा लिए। अगर मान लो आज हम 25 साल के हैं और तुम 15 साल के हो, तो 10 साल पहले हम कितना रहा हो भाई 15, और तू कितना रहा होगा, काहे तू अपन घटावत है मत घटावा। तो दोनों घटाऊगा कि एक जने घटाऊगा, तब दोनों कम होंगे कि एक जने जवाना ही रहे एक जने बुढ़ात रही गधा है। ऐसा रही तब तो बहुत बढ़िया बा, एक जने एकदम टना टन वैसे ही रहे जवाना ही, और एक आदमी बेचारा बुढ़ाता रहे। तो पति पत्नी पता चला पति बुढ़ा ही है और पत्नी वैसे ही बा, गड़बड़ हो जाए कि नहीं। तब दोनों का उम्र कम होगा और बढ़ेगा, समझ गए। अब देखो, अब अगला द्वितीय शर्तानुसार, दूसरे शर्त में क्या कहा है द्वितीय शर्तानुसार, दूसरे शर्त में फिर बोला है। ये कौन सा शर्त था, प्रथम शर्त था। अब द्वितीय शर्त में कहा है
कि अब से 3 साल बाद, ये वर्तमान आयु है दोनों की, कह रहा है आज अगर ये 3 साल का है ना, 5 साल का है ना, और ये 3 साल का है, तो 3 साल बाद कितने खोई जाएंगे? ये 8 साल खोई जाएंगे और ये 5 साल खोई जाएंगे। अगर मान लो तुम आज 5 साल के हो तो 3 साल बाद कई खोई जाएगा? 8 साल का हो जाए, जुड़ जाए। तो कहता 3 साल बाद तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तुमसे कितना गुना? 3। तो बतावा 3 साल बाद पिता कितना बढ़िया ही? 3 साल। और पुत्री कितना बढ़िया है? 3 साल बढ़िया है। दोनों जने 3 साल बाद बढ़ी कि ना बढ़ी? कितना कितना साल? 3 साल। तो 3 यह कहता कि तोहरे उम्र का कई गुना हम हो जाब? 3 गुना हो जाब। जितना उम्र तहार बा ओकर हम कई गुना हो जाब? 3 गुना। ए नहीं की उम्र का 3 गुना, यानी लड़की की उम्र का कई गुना? ये नहीं पता चला, इधर गुणा कर दो, गड़बड़ हो जाएगा। तब पुत्री बड़ी हो जाए, पिता का हो यही छोट मैटर न उल्टा हो जाए, समझ गए? तो किसको गुणा करना है? पुत्री के पास गुणा करना है ना, तभी पिता बड़ा होंगे। नहीं पिता के पास गुणा कर दोगे, पिता छोटे हो जाएंगे और पुत्री 14 साल का और पिता 7 साल का। गड़बड़ हो जाए कि नहीं? समझ रहे हो? हाँ। तो x प्लस कितना? 3 बराबर 3y और प्लस 3 तियाँ 9। सही है ना? तो x ऐसे ही रहेगा, यहाँ लाओगे तो ये -3y हो जाएगा, और ये देखो +3 और ये -9 बराबर कितना? 0। तो x -3y और 9 में से 3 जाएगा, क्या आएगा? -6 बराबर। ये समीकरण कौन सा आ गया? दूसरा। ये पहला समीकरण था, ये दूसरा। यही कहा था कि दोनों समीकरण को बनाओ बीजगणित की। एक किस रूप में बदल गया? बीजगणित के रूप में। दोनों का समीकरण किस में बदल गया? बीजगणितीय रूप में। अब अगर आपसे हम पूछें, ये देखो बताओ जरा ये रेखाएं कैसी होंगी? आप अपना दिमाग लगाओ, बताओ। रेखा समांतर होगी, संपाती होगी या प्रतिच्छेदी होगी? 1/1, यहाँ भी 1, यहाँ तो 1/1। फिर यहाँ -7 बटे -3 बराबर 42 -6। बताओ तीनों बराबर हैं क्या? कुछ भी बराबर नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, तीनों के तीनों बराबर नहीं है। रेखाएं कैसी होंगी? बोलो। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती? प्रतिच्छेदी होंगी। तीनों किस में बराबर नहीं होता? प्रतिच्छेदी रेखा में। किस में? इसका केवल एक हल आएगा। कितना हल आएगा? अब इसमें 2 रेखाएं आएंगी। कितनी रेखाएं? 2 रेखाएं, और दोनों रेखाएं किस जगह पे कट करेंगी? एक जगह पे कट करेंगी। ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब अगर आप ग्राफ हल करोगे तो आप पहले चेक कर लेना कि ये कैसी रेखा है। रेखा कैसे चेक करोगे? यही तरीका लगा, A1/A2 B1/C1/C2। और अगर मान लो ऐसा कंडीशन आ गया कि तीनों बराबर नहीं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक रेखा नहीं बनेगा। कितनी रेखा बनेगी? 2। और दोनों रेखाएं कहाँ कट करेंगी? एक जगह कहीं न कहीं क्या करेंगी? कट करेंगी। और जहाँ कट करेंगी वही उन दोनों रेखाओं का क्या होगा? वैल्यू, प्रतिच्छेदन बिंदु, और वही उसका क्या होगा? हल होगा। और उसका वही एक हल होगा जहाँ पे प्रतिच्छेद की हुई हैं। समझ गए? ये अगर आप समझ गए हो तो ठीक है। कल हम इसका ग्राफ बता देंगे, देखना इसका एक ही हल आएगा। अब आप हमेशा, आपका काम है जब भी ऐसा समीकरण आए तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि दी गई रेखाएं कैसी हैं। चेक कर पाओगे? अगर मान लो ये आ जाता A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या होती? रेखाएं समांतर हो जाती। कंडीशन याद कर लोगे? कल कंडीशन ही पूछेंगे आपसे ना।